आज हम पैथोलॉजी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पैथोलॉजी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो भी ऑर्गन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ऑर्गन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, तो उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर। यानी कि ये जो भी ऑर्गन्स है जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, अगर उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज आता है तो उसका इंक्लूजन किया जाता है कहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ऑर्गन इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो जो भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, या फिर हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो है लंग्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो कौन सा है? लंग्स। तो सबसे पहले हम लंग्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में कुछ चीजें जानेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी या फिर डिजीज रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो लंग्स सबसे पहला क्या होता है? तो लंग्स जो है वो पेयर ऑफ ऑर्गन है, वो एक ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में। कुछ इस तरह से लंग्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में। दो पैर होते हैं, एक तो राइट लंग होता है और दूसरा जिसे हम कहते हैं लेफ्ट लंग। राइट और लेफ्ट लंग होता है। तो राइट वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। उसका वेट जो होता है वो होता है अराउंड 450 ग्राम्स, जिसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और वो लोब्स डिवाइड किया जाता है 2 फिशर के हिसाब से। एक जो होता है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। तो ये 2 फिशर प्रेजेंट होता है। कौन सा? एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर और एक होता है ऑब्लिक फिशर। तो ये 2 फिशर की वजह से जो लंग्स है वो डिवाइडेड होता है 3 लोब्स में। तो ये क्या हो गया? अपर लोब हो गया, ये हो गया मिडल लोब और ये हो गया लोअर लोब। तो इस तरह से जो राइट लंग है उसका वेट होता है 450 ग्राम्स। उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 3 लोब्स जो है वो डिवाइड किया जाता है 2 फिशर के हिसाब से, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर। जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, जिसका वेट भी कम होता है। तो वेट कितना होता है? तो वेट अप्रोक्सीमेटली 425 ग्राम्स होता है, जिसके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और डिवाइड बाय 1 फिशर, एक फिशर से डिवाइड किया जाता है जो कि है ऑब्लिक फिशर। तो यहाँ पे एक फिशर होता है कुछ इस तरह से जिसे हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर, और जो डिवाइड करता है लंग्स को अपर लोब में और लोअर लोब में। 2 लोब में डिवाइड करता है, अपर लोब में और लोअर लोब में। तो ये हो गया हमारा लंग्स का। लंग्स के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है कि राइट साइड लंग होता है, लेफ्ट साइड लंग होता है, जो कि प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। राइट लंग का वेट 450 ग्राम्स, लेफ्ट लंग का वेट 425 ग्राम। जो राइट लंग होता है वहां पे 3 लोब प्रेजेंट होते हैं और जो लेफ्ट लंग होता है वहां पे कितने? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतना हमें लंग्स के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरा, जो भी चीज जो एयर एंट्री होता है वो लंग्स में कहाँ से आता है? तो लंग्स में कहाँ से आता है? तो लंग्स में एक पार्ट होता है जो माउथ से लेके लंग्स को कनेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो कुछ इस तरह का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो है वो एयरवे का काम करता है, यानी कि जो माउथ से या नोज से जो भी एयर आता है वो लंग्स में ले जाता है, उसका काम क्या कौन करता है? वो ट्रैकिया करता है। तो ट्रैकिया कनेक्ट करता है माउथ को लंग से,
जो ट्रैकिया है वो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक तो राइट ब्रोंकस और एक तो लेफ्ट ब्रोंकस। कौन कौन सा है? जो ये साइड का है उसे हम कहेंगे राइट ब्रोंकस, और जो ये साइड के हैं इसे हम कहेंगे लेफ्ट ब्रोंकस। तो ये क्या ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो राइट ब्रोंकस और एक तो लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट साइड का ब्रोंकस प्रेजेंट होता है वो वर्टिकल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। तो जो भी ब्रोंकस रहता है राइट साइड का वो वर्टिकल होता है, यानी कि जो ओपनिंग होता है वो अगर समझो राइट साइड का जो ब्रोंकस है वो कुछ इस तरह से खुलता है और लेफ्ट साइड का कुछ ऐसे खुलता है। तो जो ये राइट ब्रोंकस है वो ज्यादा वर्टिकल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। तो कभी भी हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ चले जाता है तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाने की उसका संभावना होता है, तो वो होता है राइट साइड लंग्स में। क्यों? क्योंकि जो राइट ब्रोंकस होता है वो ज्यादा वर्टिकल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। तो ट्रैकिया जो होता है उसका डिवीजन कैसा होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड होता है ब्रोंकस में। ब्रोंकस का आगे ब्रांचेस होते हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10 ब्रांचेस होते हैं, फिर वो आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, वो आगे जाके डिवाइड होता है एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट जो आगे जाके होता है एल्वियोलर सैक, और आगे एंड में एकदम एल्वियोलस, जो कि ब्लाइंड एंड है। तो सबसे पहले जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आगे जाके किस में डिवाइड होता है? राइट और लेफ्ट साइड ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट साइड का जो ब्रोंकस है वो आगे जाके और भी डिवाइड होता है उसके ब्रांचेस में, छोटा 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 करके डिवाइड होता है। उसके बाद वो आगे जाके डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से डिवाइड होके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है, फिर वो और डिवाइड होके एल्वियोलर डक्ट आता है, एल्वियोलर सैक आते हैं, और जो लास्ट में होता है वो एल्वियोलस आता है। एल्वियोलस से ही ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ से? एल्वियोलस से। तो ये जो है ये ब्लाइंड एंड होता है, यहाँ से ही ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन का, मतलब जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है कहाँ से? एल्वियोलस से। तो ये क्या हो गया? उसका डिवीजन हो गया। इसमें जो ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है, जो ट्रैकिया, ब्रोंकस और उसके ब्रांचेस है, जो ट्रैकिया, ब्रोंकस और उसके ब्रांचेस है वो किससे बने होते हैं? तो कार्टिलेज, स्मूथ मसल और म्यूकस ग्लैंड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इसमें कार्टिलेज, स्मूथ मसल और म्यूकस ग्लैंड होते हैं। और ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स के आगे जो भी चीज बने होते हैं वो बने होते हैं स्मूथ मसल से। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि ट्रैकिया, ब्रोंकस और उसके ब्रांचेस जो है वो बने होते हैं कार्टिलेज, स्मूथ मसल और म्यूकस ग्लैंड से, और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं या उसके आगे के पार्ट होते हैं वो बने होते हैं स्मूथ मसल से। अगर हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में देखें, अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में देखें, हिस्टोलॉजी के बारे में देखें तो हमें क्या पता चलता है कि जो भी ट्रैकिया है, ब्रोंकस है और उसके ब्रांचेस है जो वो किससे बने रहते हैं? तो सबसे पहला चीज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं? तो सबसे पहला स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है फिल्ट्रेशन का। क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और ह्यूमिडिफिकेशन का काम करते हैं।
ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ इनकमिंग एयर, जो भी एयर ट्रेकिया से अंदर आता है उसका फिल्ट्रेशन का काम और उसका ह्यूमिडिफिकेशन का काम जो होता है वो ये सेल्स करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स। जो दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उससे हम कहते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स। कौन सा? म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स। तो ये क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन्स कुछ सीक्रेट करते हैं जो क्या काम करता है, जो इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, विच इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहला स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, दूसरा गॉबलेट सेल्स होते हैं और तीसरा होता है वो होता है म्यूकस ग्लैंड। तीसरा होता है म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से अगर हिस्टोलॉजी देखेंगे तो ट्रैकिया, ब्रोंकस और उसके ब्रांचेस में स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, गॉबलेट सेल और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम ब्रोंक्यूल्स में देखेंगे तो ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, तो जो ब्रोंक्यूल्स है तो ब्रोंक्यूल्स में सबसे पहला जो सेल प्रेजेंट होता है वो होता है सिंगल लेयर ऑफ स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का। और दूसरा नॉन सीलिएटेड क्लेरा सेल्स। क्या होता है? नॉन सीलिएटेड क्लेरा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इम्यूनिटी का काम करते हैं। कौन सा? इम्यूनिटी का काम करते हैं। उसमें से कुछ प्रोटीन सिक्रीशन होता है, कुछ इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट होता है जो कि हम लोग इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो इस तरह से ट्रैकिया, ब्रोंकस, उसके ब्रांचेस और ब्रोंक्यूल्स का अगर हिस्टोलॉजी देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने मिलता है। इसके बाद अगर हम आगे का देखेंगे जैसे कि एल्वियोलार सैक, एल्वियोलार डक्ट, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो एल्वियोलार सैक जो होता है या फिर हम कह सकते हैं एल्वियोलस अगर हम लेंगे तो एल्वियोलस में अगर हम देखेंगे तो इसमें एल्वियोलार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कौन सा? एल्वियोलार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि दो टाइप के होते हैं। कौन से? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टाइप 1 एक तो होते हैं और दूसरे होते हैं टाइप 2। तो टाइप 1 होते हैं, टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 को हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस न्यूमोसाइट्स। और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट। क्या कहते हैं? ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट। तो जो एल्वियोलस होता है वो बना होता है एल्वियोलर एपिथेलियम में। एल्वियोलर एपिथेलियम में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो मेम्ब्रेनियस न्यूमोसाइट्स और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट्स। तो ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट्स का हमें थोड़ा सा काम रहता है। तो जो टाइप 1 सेल्स होते हैं वो होते हैं अराउंड 95% प्रेजेंट होते हैं और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 5%। तो टाइप 2 का जो सेल होता है वो सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट। क्या होता है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो सरफेस टेंशन कम रहता है। सरफेस टेंशन जो होता है वो कम रहता है, जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्वियोलस। तो ये चीज ध्यान में रखना है। जो एल्वियोलस है वो बना होता है एल्वियोलर एपिथेलियम से, जिसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 सेल 95% प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस न्यूमोसाइट। टाइप 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं 5% जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट। जो ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट है वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं, जो क्या करता है कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एल्वियोलस का स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है।
तो इतना चीज हमें लंग्स के बारे में ध्यान में रखना है। एक और चीज देखना है कि लंग्स का जो होता है वो फंक्शन क्या होता है, काम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे कि हमें पता है कि लंग्स का काम क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले फंक्शन क्या करता है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ CO2। हाँ, ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं और CO2 को बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरा चीज, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फेटिक या फिर मैक्रोफेजिस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं हार्मफुल गैसेस को। यानी कि अगर सिगरेट स्मोकिंग या फिर ऐसा कोई गैसेस को इनहेल करते हैं हम, तो ये जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फेटिक है और मैक्रोफेज जो है, वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं इस एयर को। और तीसरा काम क्या होता है, जो लंग्स है वो हार्ट के बाद सेकंड ऐसा ऑर्गन होता है जहां से सर्कुलेशन के वक्त पूरे बॉडी का ब्लड जाता है। तो अगर कोई भी डिजीज रिलेटेड टू हार्ट रहेगा तो उसका साइड इफेक्ट लंग्स पे आता है, और अगर लंग्स का कोई भी डिजीज होगा तो उसका साइड इफेक्ट कभी भी हार्ट पे आता है। तो ये क्या होगा, सेकंड ऐसा ऑर्गन होता है जहां पे सर्कुलेशन के वक्त बॉडी का सारा ब्लड एक बार पास होता है। तो इसके जो 3 फंक्शन है, सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फेट और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फिल्टर करते हैं हार्मफुल गैसेस को। और तीसरा जो होता है, जो लंग्स है, वो सेकंड ऐसा ऑर्गन है आफ्टर हार्ट जहां से सर्कुलेशन के वक्त बॉडी का ज्यादा से ज्यादा या फिर पूरा अमाउंट का ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। तो इतना सब चीज हमें लंग्स के बारे में पता होना जरूरी है। अभी हम पैथोलॉजी से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो जो डिजीज पढ़ेंगे उसका नाम है ARDS। तो सबसे पहला फुल फॉर्म देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अभी इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ARDS क्या है, तो ARDS इज ए लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन characterized by diffused pulmonary tissue, characterized by diffused pulmonary tissue causing respiratory insufficiency। तो ये क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। ARDS is defined as life threatening respiratory condition characterized by diffused pulmonary tissue causing respiratory insufficiency। तो ARDS क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो टिश्यू होते हैं, पल्मोनरी टिश्यू में क्या आ सकते हैं, तो एल्वियोलार एपिथेलियम,
या फिर एल्वियोलार लैमिना और इंटरस्टिशियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी होती है, यानी कि जो ब्लड है वो ठीक से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाते हैं, बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजनेशन होता है, और उसके हिसाब से जो कंडीशन हमें देखने मिलता है हम उसे कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज पल्मोनरी टिश्यू कॉजिंग रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। जो ARDS होता है उसका दूसरा नाम होता है हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। क्या होता है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज। तो ये जैसा लंग्स या फिर पल्मोनरी टिश्यूज होता है उसमें हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए इस डिजीज को ARDS को हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज भी कहा जाता है। जो ARDS है दो टाइप के होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है नियोनेट में और दूसरा होता है एडल्ट में। एक होता है नियोनेट में और दूसरा होता है एडल्ट में। तो एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले नियोनेटल ARDS और दूसरा एडल्ट ARDS। नियोनेटल ARDS और एडल्ट ARDS। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें हमें देखने मिलेगा नियोनेटल में डिस्निया, टैकीकार्डिया, हाइपोक्सिया और साइनोसिस। तो जो भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया, साइनोसिस देखने मिलेगा, ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन, दम लगने की वजह से टैकीकार्डिया होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगा, और डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा सब क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेगा नियोनेटल ARDS में। और एडल्ट ARDS में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो टैकेपनिया देखने को मिलेगा, टैकेपनिया, टैकीकार्डिया, फिर हम कह सकते हैं हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। दूसरा चीज़ हमें पढ़ना है कि इसके इटियोलॉजी क्या है, यानी कि इसके कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है या फिर इटियोलॉजी क्या क्या है। तो कॉजेज में नियोनेटल ARDS में आता है सबसे पहला प्री टर्म इन्फेंट। अर्ली बॉर्न अगर बेबी का होगा तो उसमें अगर ठीक से लंग्स जो है डेवलप नहीं होगा तो ARDS होने के चांसेस है। दूसरा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। तीसरा एक्सेसिव अगर सिडेशन दिया जाता है, एक्सेसिव सिडेशन दिया जाता है अगर डिलीवरी के वक्त मदर को, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है इन्फेंट में होने लगता है, तो उसमें भी हमें ARDS देखने को मिलता है। उसके बाद है बर्थ एस्फेक्सिया। तो जो कॉर्ड होता है बर्थ के टाइम पे अगर वो बेबी के नेक के अराउंड सर्कुलर मोशन में अगर टाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे रेस्पिरेशन ठीक से नहीं मिल पाएगा, जिस कंडीशन को हम लोग कहेंगे बर्थ एस्फेक्सिया, ये कंडीशन में भी हमें ARDS देखने को मिलेगा। तो कॉजेज में क्या है, प्री टर्म इन्फेंट ऑन डायबिटिक मदर, एक्सेसिव सिडेशन गिवन टू द मदर ड्यूरिंग डिलीवरी विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन इन्फेंट, और चौथा है बर्थ एस्फेक्सिया। इसके बाद एडल्ट ARDS में देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या है। तो इसके कॉजेज में क्या क्या आएगा, एक तो सबसे पहला आएगा डायरेक्ट लंग इंजरी,
दूसरा आएगा इनडायरेक्ट लंग इंजरी। तो डायरेक्ट लंग इंजरी में क्या क्या चीज आएगा? तो डायरेक्ट लंग इंजरी में सबसे पहले आएगा वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया, जो डायरेक्ट लंग इन्फेक्शन है उसमें सबसे पहले आएगा वायरल निमोनिया, दूसरा आएगा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो इस तरह से डायरेक्ट लंग इंजरी में वायरल निमोनिया आएगा, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी आएगा, कभी ड्रॉनिंग वगैरह अगर हुआ, पानी में डूब गया आदमी तो उसकी वजह से ARDS होगा। कोई गैस्ट्रिक अगर एस्पिरेट किया, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट किया तो भी चांसेस होता है होने का। इनडायरेक्ट लंग इंजरी में आएगा शॉक, दूसरा पैंक्रेटाइटिस, फैट एम्बोलिज्म। तो ये सारे कंडीशन की वजह से इनडायरेक्ट लंग इंजरी होता है। तो नियोनेटल ARDS, पहले तो ARDS दो फॉर्म का होता है, एक तो नियोनेटल ARDS और एक तो एडल्ट ARDS। नियोनेटल में हम ये सब कॉजेज देखते हैं, ये क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, और एडल्ट ARDS में क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज देखते हैं जिसमें डायरेक्ट लंग इंजरी और इनडायरेक्ट लंग इंजरी होता है। अभी इसका पैथोजिनेसिस देखेंगे नियोनेटल ARDS का और एडल्ट ARDS का। तो सबसे पहले हम नियोनेटल ARDS का देखेंगे। नियोनेटल ARDS। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले होगा नियोनेटल हाइपोक्सिया। क्या होगा? नियोनेटल हाइपोक्सिया। तो किसी भी रीजन की वजह से, जैसे हमने देखा प्रीटर्म इन्फेंट हुआ या डायबिटिक मदर का बच्चा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं सीडेशन वगैरह ज़्यादा दिया होगा मदर को, बर्थ एस्फेक्सिया, ऐसा किसी भी कारण से अगर नियोनेट में हाइपोक्सिया होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से डिक्रीज होता है एल्वियोलार सर्फेक्टेंट। जैसे कि हमने पढ़ा कि सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, तो वो जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एल्वियोलस का स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। लेकिन नियोनेटल अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो उसमें क्या होगा? एल्वियोलर सर्फेक्टेंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें क्या देखने मिलेगा? तो जिसकी वजह से देखने मिलेगा कि जो सरफेस टेंशन है एल्वियोलस का, वो कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसा होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से हमें एटीलैक्टेसिस देखने को मिलेगा। तो एटीलैक्टेसिस देखने को मिलेगा जिसमें क्या होगा? जो लंग का वॉल्यूम है वो कम होते जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है लंग्स का वो ठीक से नहीं हो पाएगा, तो इसे हम कहेंगे एटीलैक्टेसिस। एटीलैक्टेसिस होने की वजह से क्या होगा? तो पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। क्या होगा? पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होगा। पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन हो जाएगा। तो सबसे पहला नियोनेटल अगर हाइपोक्सिया हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो एल्वियोलर सर्फेक्टेंट है वो कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा एल्वियोलस का, एटीलैक्टेसिस देखने मिलेगा, जिसके वजह से आगे क्या होगा? पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होगा। पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होने की वजह से क्या होगा? इस्चेमिक डैमेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला इस्चेमिक डैमेज और एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो आगे जाके फाइब्रिनोजेन में फॉर्म होगा और जाके फाइब्रिन बनेगा। क्या होगा? फाइब्रिनोजेन फॉर्मेशन करेगा जो आगे जाके फाइब्रिन बनेगा। और दूसरा पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से इस्चेमिक डैमेज होगा, यानी कि जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगा, उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा।
तो ये रीजन की वजह से आगे जाके हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहेंगे ARDS। जिसे हम कहेंगे ARDS। तो नियोनेटल ARDS में पैथोजेनेसिस अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से है कि नियोनेटल हाइपोक्सिया होगा। उसके वजह से क्या होता है, तो एल्वियोलर सर्फेक्टेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलस का सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाता है। एल्वियोलस का सरफेस टेंशन इंक्रीज होने की वजह से एटिलेक्टेसिस होता है, एक्सपांशन, लंग्स का एयर ठीक से ग्रास नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होता है। और उसकी वजह से दो चीज़ें हो सकती है, तो इस्चेमिक डैमेज होता है, यानी कि एल्वियोलर जो टिश्यूज है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाएगा। दूसरा, एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन निकलने लगेंगे, जो आगे जाके फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन का फॉर्मेशन करेंगे और जाके वो हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा। हाइलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म कर दिया तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे ARDS। तो नियोनेट ARDS में इस तरह से हमें देखने मिलेगा। दूसरा, एडल्ट ARDS में कैसे देखने मिलेगा, तो अगर एल्वियोलर डैमेज हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्यूट एल्वियोलर इंजरी होता है, एक्यूट एल्वियोलर इंजरी होता है, तो उसकी वजह से दो चीज हमें देखने मिलता है। एक तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और दूसरा फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स में क्या आता है, तो इसमें आता है IL-8, इंट्राल्यूकिन 8, इंट्राल्यूकिन 1, TNF, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो ये सब चीज क्या आता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स में आएगा। और जो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स में आएगा TGF अल्फा, TGF अल्फा। ये सब चीज किसमें आएंगे, फाइब्रिनोजेनिक साइटोकाइनिन्स में। तो अगर एक्यूट एल्वियोलर इंजरी होता है उसकी वजह से दो चीज होते हैं, एक तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं, एक तो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स के रिलीज होने की वजह से क्या होगा, तो रिलीज ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होगा वो रिलीज होगा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होगा, जो कि एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होता है उसमें इंजरी फॉर्म करेगा। जो क्या करेगा, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन इंजरी होगा। तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स है, जैसे IL-8, IL-1, TNF, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि होता है ल्यूकोट्राइन्स, जो क्या करेगा, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का इंजरी करेगा, जिसके वजह से वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज इन वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी। वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्टिफनेस की वजह से ARDS डेवलप हो जाएगा। दूसरा चीज फाइब्रिनोजेनिक साइटोकाइनिन है, जैसे TGF अल्फा है, उसके वजह से क्या होगा, कोलेजिन फॉर्मेशन होगा, या फिर फाइब्रोब्लास्टिक प्लोरीफरेशन होगा। फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलीफरेशन होगा, या फिर कोलेजिन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमें हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा।
और जिसे हम कहेंगे ARDS। तो इस तरह से जो एक्यूट ARDS में क्या होगा, एक्यूट ARDS में अगर एक्यूट एल्वियोलर इंजरी होता है किसी भी चीज़ से, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके वजह से होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स और फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स रिलीज होते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करता है, जिसके वजह से एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन को इंजरी होती है। इंजरी होने की वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाता है और वहाँ पे हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। दूसरे साइड से अगर देखेंगे तो फाइब्रोजेनिक साइटोकाइनिन्स की वजह से फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन और कोलेजन डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से हाइलाइन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और जो आगे जाके ARDS को डेवलप करता है। तो इस तरह से पैथोजेनेसिस अगर देखेंगे तो नियोनेटल ARDS और एडल्ट ARDS में हमें देखने मिलता है। अभी इसके आगे सोल्यूशन क्या देता है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें सबसे पहला डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 20 to 30% केसेस में पेशेंट का डेथ हो सकता है। दूसरा चीज़ होता है रिजोल्यूशन होता है, धीरे धीरे पेशेंट ठीक होता है, लेकिन लंग का कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं होता, मॉडरेटली ठीक रहता है। और तीसरा, अगर ये सब चीज़ नहीं होता है तो कुछ अलग बीमारी भी हो सकती है, जैसे ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेशिया, ऐसा करके डिजीज़ भी हो सकता है। तो मोस्टली ऐसा है कि काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जिसमें 20 to 30% डेथ हमें देखने को मिलता है।